जय श्री राम बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? एकदम अच्छे हो गए बच्चों। मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का सबसे पहले अपने चैनल पर कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान में भी हम जो आपका पहला चैप्टर है उसे पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पदार्थ देखा है, पदार्थ के कणों के बारे में जाना है, उसकी अवस्थाओं के बारे में जाना है, तथा उसके कुछ मुख्य गुणधर्म है या उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में हमने देख लिया है। अब तक हमने यहाँ तक ये पूरा चैप्टर कर लिया है। आज इसके आगे का जो पार्ट है वो लेकर आप सभी के सामने आ गया हूँ। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसके बाद में जब नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपके लिए आसानी होगी, आपको तुरंत पता लगेगा कि आपकी वीडियो आ गई है, आपको देखने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो पढ़ा है अब तक आप उसे रिपीट कर रहे होंगे, और अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे रिपीट करें ताकि आपकी ये चीज़ें अभी से क्लियर होती जाएं, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वाष्पीकरण। यानी हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था, अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, कि एक अवस्था दूसरी अवस्था में किस तरीके से परिवर्तित हो सकती है, एक दूसरे में चेंज हो सकती है। तब मैंने आपको बताया था कि जो ठोस अवस्था है उससे द्रव अवस्था में परिवर्तन संभव है, द्रव से ठोस में, ठोस से गैस में, गैस से ठोस में, ये सब मैंने आपको बता दिया था। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि जब हम पढ़ रहे थे, पिछला जो हमने वीडियो देखी है उसके अंदर हमने देखा कि अगर अवस्था कैसी है, ठोस अवस्था है, और ठोस अवस्था से कोई किस में आता है, द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है। कहाँ होता है जी? समझो इसे, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, फिर या फिर हो सकता है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर द्रव अवस्था से किस में हो सकता है, गैस में परिवर्तन हो सकता है, या हो सकता है किसमें, गैस अवस्था से, गैस से द्रव में परिवर्तन हो सकता है, या फिर हो सकता है गैस से सीधा ठोस में। गैस से सीधा किस में परिवर्तन हो सकता है, ठोस में परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए इसे एक एक को क्या क्या कहते हैं। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, जब भी आप ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले कि हम जल का उदाहरण लेते हैं, जल के बारे में, कि जल का ठोस अवस्था मतलब बर्फ है, और बर्फ को किस में चेंज किया गया है, पानी में चेंज किया गया है, जल में। यानी कि बर्फ जब जल में चेंज होगी, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगी, तो उसे हमने क्या कहा था, उसका गलना कहा था, या इस क्रिया को हमने क्या नाम दिया था, संगलन कहा था या नहीं कहा था ना, संगलन कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं कि ठोस सीधा किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, कि कोई ठोस पदार्थ है और वो सीधा गैस में चेंज हो जाए, द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना। तो इस क्रिया को हमने कहा था ऊर्ध्वपातन। क्या कहा था उसे हमने? ऊर्ध्वपातन कहा था। ये हमने बताया था, जिसके अंदर एग्जाम्पल हमने लिया था अमोनियम क्लोराइड का, लिया था ना, याद होगा आपको, अमोनियम क्लोराइड का। इसके बाद में अगर कोई द्रव है और द्रव किस में चेंज हो रहा है, ठोस में, यानी कि तरल किस में बदल रहा है, ठोस में बदल रहा है, इसको क्या कहते हैं, जमना। ये जमेगा या नहीं, इसे कहेंगे हम जमना। द्रव अवस्था से सीधा किस में चेंज हो रहा है, द्रव से गैस में हो रहा है। द्रव जो है, कोई भी द्रव है और वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं इसे, वाष्प में चेंज होना। अगर कोई गैस है वो किस में चेंज हो रही है, द्रव में चेंज हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं बच्चों, संघनन कहते हैं। तथा कोई गैस है वो सीधा वापस से ठोस में चेंज होती है, तो इसे हम कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण। तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं, आपको एक बार फिर से मैंने रिपीट किया है, समझ में आ गया होगा जो हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे वाष्पीकरण के बारे में, कि वाष्पीकरण
क्या होता है, देखिए जब एक तो होता है कि किसी द्रव का गैस में चेंज होना जिसके अंदर तापमान की भूमिका होती है, जैसे कि कोई पानी है, जैसे एक बर्तन में पानी लिया हमने, क्या लिया, जल लिया, और इस जल को हम क्या कर रहे हैं जी, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये उबलने लगता है। क्या होता है इसका, यह उबलने लगेगा। जब उबलने लगेगा तो इसके जो कण हैं वो अपने आकर्षण बल को तोड़कर वायु में चले जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, और ये किस में परिवर्तित हो जाता है, यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इसी चीज को जिस तापमान पर वह उबलता है उसे हमने क्या नाम दिया था, उसका क्वथनांक। क्या कहा था, उसका क्वथनांक। तो अगर मैं जल की बात करता हूं तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर इसे केल्विन में चेंज करते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेल्सियस को जब भी केल्विन में चेंज करेंगे तो हमेशा क्या करते हैं, उसके अंदर प्लस 273, केल्विन में चेंज करेंगे तो जोड़ते हैं, और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करते हैं तो माइनस 273। तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है कि हमेशा एक बात बताइए कि अगर कोई द्रव है उस द्रव को गैस अवस्था में भेजने के लिए हमेशा ऊर्जा दें, ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा उसे ऊष्मा दी जाए तभी तो वो उसको एक स्थिति से, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा पाएगा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जहां पर उतनी ऊर्जा उसे नहीं दी जाती, लेकिन उस ऊर्जा में यानी कम ऊर्जा देने पर भी वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। तो उसी चीज को हमने नाम दिया है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूं कि क्वथनांक से कम, ध्यान से समझना, क्वथनांक से कम तापमान पर क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव का गैस में परिवर्तन, किसी द्रव का किसमें परिवर्तन, गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे कोई एग्जांपल देते हैं आपके सामने कि अगर एक बात बताइए कि आपने कोई यानी पानी लिया, जल लिया, उसको एक खुले बर्तन में रख दिया। खुले बर्तन में जब रख देते हैं तो अगर आप देखते हैं कि सुबह रखा था तो शाम तक उसकी मात्रा में कुछ कमी आ जाती है, जैसे कि फर्श पर आपने पानी बिखेर दिया है तो अगर सुबह बिखेरा हुआ है तो शाम तक वह सूख जाएगा। तो क्या आपने उसे ऊष्मा दी थी, क्या ऊष्मा नहीं दी थी ना आपने, फिर भी वो पानी कहाँ चला गया, तो वो जो पानी है उसका क्या हुआ है, वाष्पीकरण हुआ है। और ये वाष्पीकरण का मतलब क्या हो रहा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक जितना तापमान नहीं लेकिन उससे भी कम तापमान पर अगर कोई जो द्रव है वो किस अवस्था में चेंज हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये चीजें कि किस तरीके से क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब वाष्पीकरण है तो वाष्पीकरण को समझने के लिए इसको जो प्रभावित करते हैं उन कारकों की बात करते हैं। अब एक एक कारक देखते हैं। सबसे पहले कि इसे प्रभावित कौन करता है, तो सबसे पहला काम है, सबसे पहला जो कारक है वो है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, समझना इसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सतह का क्षेत्रफल कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ना, इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे मान ले कि कोई भी जल है, जो जल आपने बिखेरा उसके अणु कुछ इस तरीके से वहां बिखरे हुए थे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब बाहरी जो वातावरण होता है उससे ये मतलब अपने पीछे वाले अणुओं से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त करके ये इसका आकर्षण बल तोड़कर बाहर की तरफ उड़ जाते हैं या वाष्पीकृत हो जाते हैं। क्या करते हैं, अपने से जो पहले वाले जो कण होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करके ये उस आकर्षण बल को तोड़कर यहां से बाहर निकल जाते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं।
तो सतह का क्षेत्रफल से मतलब क्या है कि जैसे मान ले आपने कोई कपड़े धोए, ठीक है, और उन कपड़ों को सुखाने के लिए आपने क्या किया, एक कपड़े को तो लिया जिसको यूं इकट्ठा करके और यूं ही तार पर रख दिया, एक। दूसरा आपने क्या किया, एक कपड़े को पूरा अच्छे से फैलाया और फैलाकर तार पे डाला। तो दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो उनमें क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा कि एक कपड़े को तो आपने इकट्ठा करके रख दिया और एक को आपने पूरा फैला दिया। तो जब आपने फैलाया है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा अधिक होगा या नहीं, होगा ना। और जब सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो जो बाहरी वातावरण से जो वायु है या कोई भी ऊष्मा है या वहां की जो भी ऊर्जा है वो अधिक अणुओं तक पहुंचती है और अणु जल्दी से वहां से मतलब वाष्पीकृत हो पाते हैं। इसलिए जो सतह का क्षेत्रफल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वाष्पीकरण में। कि जब भी मैं ये लिखूं यहां पर कि सतह का क्षेत्रफल में अगर क्या की जाए, वृद्धि की जाए, इसमें क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। कि वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, किसी कपड़े को आपने बिल्कुल ऐसे पूरा फैलाकर सुखाया है तो वो जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो सतह का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या हो गया आपके सामने, सतह का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है तापमान। क्या आता है बच्चों, तापमान। और इसके बारे में तो कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं, आपको भी पता होगा कि तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि। देखिए तापमान में वृद्धि का मतलब क्या होगा कि अगर तापमान में वृद्धि की जाए, ठीक है, तापमान को बढ़ाया जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी तापमान में वृद्धि होगी तो वृद्धि होने से अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, क्या है, अणुओं की गतिज ऊर्जा, इस गतिज ऊर्जा में भी क्या होती है, हमेशा वृद्धि होगी। और गतिज ऊर्जा में अगर वृद्धि होती है तो जो कण हैं वो उनका आकर्षण बल टूट जाता है, वो आपस में चिपके नहीं रहते हैं, वहां से मुक्त हो जाते हैं। तो तापमान में वृद्धि के कारण हमेशा जो वाष्पीकरण है, कौन है बच्चों, वाष्पीकरण है, उसमें भी क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी। कि तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसी वजह से जो वाष्पीकरण की दर है वो भी ज्यादा हो जाती है। जैसे गर्मियों के दिनों की बात करें तो तापमान ज़्यादा होता है अपेक्षा सर्दियों के। तो सर्दियों में जो कपड़े हैं या कोई भी चीज़ है आप अगर सुखाते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय में सूखता है, लेकिन गर्मियों में वह बहुत कम समय में सूखता है क्योंकि तापमान में क्या होती है, हमेशा वृद्धि होती है बच्चों। तो तापमान में वृद्धि करने से हमेशा गतिज ऊर्जा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण ही वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण की जो दर है उसमें भी क्या होती है, हमेशा वृद्धि होती है, इसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो समझ में आ गया आपको, तापमान में वृद्धि। और तापमान में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगी। कि तापमान में वृद्धि के साथ जो वाष्पीकरण है उसकी दर बढ़ती है और कमी के साथ उसकी दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तीसरे पॉइंट की, वो आता है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी। देखिए सबसे पहले तो आर्द्रता क्या होती है, ठीक है। इस आर्द्रता को मतलब होता है कि आपके आसपास उपस्थित जितनी भी वायु है, आपके आसपास वायुमंडल में, आप ये कह सकते हो कि वायुमंडल में उपस्थित वायु में जलवाष्प की मात्रा, क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित वायु में जलवाष्प की जो मात्रा है, वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, उसकी आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा जलवाष्प इकट्ठी होगी, जितनी ज़्यादा जलवाष्प होगी उतनी ही वायु क्या होगी, नम होगी, उतनी ही वायु क्या होती है, नम होती है। जैसे
बरसात के दिनों में आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है हमारे वातावरण में, और गर्मियों के दिनों की बात करते हैं तो आर्द्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि आर्द्रता में कमी, देखो समझाना ध्यान से कि आर्द्रता में कमी है कि आपके आसपास जलवाष्प है उसकी मात्रा में क्या है, कमी है। तो अगर कमी है तो जो वाष्पीकरण है इसकी दर क्या हो जाती है, हमेशा वृद्धि होगी, कि वाष्पीकरण की जो दर है वो हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि आसपास अगर गर्मी है तो कोई चीज़ जल्दी सूखेगी ना, वो जल्दी उड़ेगा ना पानी। ऐसे समझो ना आप इस बात को कि अगर आर्द्रता में कमी है यानी कि जलवाष्प में क्या है, कमी है, तो जो पानी है वो जल्दी उड़ेगा, तो वाष्पीकरण में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर मानते हैं आर्द्रता में वृद्धि हो जाए, अपने आसपास जो वायु है वो ज़्यादा नम हो जाए, ठीक है, जैसे मानते हैं कि अभी बारिश हुई है, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, अगर आप उसके बाद में कोई कपड़ा सुखाते हो, एक कि बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पर और उसके बाद में आप कोई कपड़ा सुखाते हो तो पहले कौन सा सूखेगा, जो गर्मी वाले दिन का है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास का जो वातावरण है उसके अंदर क्या होता है, आर्द्रता में कमी होती है, इसी वजह से वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर आर्द्रता में कमी नहीं होगी या आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण कम हो जाता है। इसीलिए बरसात के दिनों में कपड़े नहीं सूखते हैं। ध्यान है आपको कि अपने बरसात के दिनों में जो कपड़े हैं वो नहीं सूख पाते हैं, जबकि गर्मियों में जो कपड़े हैं वो आसानी से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्द्रता में उस वक्त बरसात के दिनों में आर्द्रता ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है ना, गीलापन होता है, तो इस वजह से वो नहीं सूख पाते हैं। जबकि गर्मियों में क्या होता है, आर्द्रता में कमी होती है, और आर्द्रता में कमी है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं वायु की गति। चौथा पॉइंट है वो है वायु की गति। तो अब आप खुद सोचिए कि वायु की गति मतलब हवा धीरे चलेगी तब कोई वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, या हवा तेज चलेगी तब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्या, वायु की गति। समझो इसे भी कि जब वायु तेज चलेगी यानी हवा तेज चलेगी तब आपने कोई कपड़ा सुखाया है, एक जब वायु बिल्कुल नहीं चल रही है तब एक कपड़ा सुखाया है। तो पहले कब सूखेगा, जब वायु की गति तेज होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि वायु की गति तीव्र। अगर वायु की गति क्या होती है बच्चों, तीव्र होती है, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, वाष्पीकरण भी तेज होगा या नहीं, क्योंकि तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सूखते हैं या नहीं। और अगर वायु की जो गति है वो कैसी होगी, मंद होगी, बिल्कुल धीरे होगी, तो वाष्पीकरण कैसा होगा, धीमा होगा। कैसा होगा बच्चों, धीमा होगा। तो समझ में आ रही है आपको बात कि तेज वायु में वायु की जो गति तेज होगी तो वाष्पीकरण भी कैसा होगा, हमेशा तेज होगा। और अगर जो वायु की गति है वो कैसी होगी, मंद होगी, कम होगी, तो वाष्पीकरण भी कैसा होता है, धीमा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि वाष्पीकरण क्या है। रिपीट कर रहा हूं कि वाष्पीकरण क्या है कि क्वथनांक से कम तापमान पर जो द्रव है उसका गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपके सामने चारों कारक मैंने रख दिए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वाष्पीकरण है उसके कारण शीतलता कैसे आती है। देखिए समझना इसे भी बहुत आसान है, एकदम समझने की कोशिश करना आप कि वाष्पीकरण है उसकी वजह से हमें शीतलता महसूस क्यों होती है। कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता या ठंडापन कैसे महसूस होता है। देखो सुनिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। जैसे गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं,
ठीक है, सब बताते हैं भाई गर्मियों के दिन है तो आप सूती कपड़े पहना करें। उससे होता क्या है कि जब आप सूती कपड़े पहनते हैं तो आपको जब पसीना आता है तो वो पसीना उस कपड़े के द्वारा सोख लिया जाता है। जब वो सोख लेता है तो उस कपड़े से, जब वो सोख लिया जाता है तो उसको सोखने की वजह से जो पसीना है जब वो उड़ेगा, यहाँ से हवा लगेगी शरीर से, जब बाहर की तरफ जाएगा तो पीछे वाले जो अणु है ना उनको ठंडा कर देता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं कि जो नेल रिमूवर होता है, नेल पॉलिश मिटाने वाला आता है ना, एसीटोन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एसीटोन, जो कि नेल पॉलिश जो होती है उसे साफ करने के लिए आता है, ठीक है। उसको जब हम हाथ पर लगाते हैं, अपने हाथ पर यहाँ लगाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है ठंडक महसूस? क्योंकि जब आप उसे हाथ पर लगाओगे, ठीक है, आपने वो एसीटोन हाथ पर लगाया है, लगाने के बाद में वो एसीटोन आपके हाथ की जो कोशिकाएं हैं इनसे ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कि अगर ये कोई सतह है, आपके हाथ की सतह की कोशिकाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, और इन कोशिकाओं के ऊपर आपने क्या लगा दिया है, एसीटोन लगा दिया है, उसके जो अणु हैं वो इस तरीके से यहाँ बिखरे हुए हैं। समझने की कोशिश करना। तो ये क्या करते हैं, अणु इन कोशिकाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके ये बाहर की तरफ उड़ जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो जब ये वाष्पीकृत हो जाते हैं तो इनसे जब ऊर्जा लेते हैं तो इनकी ऊर्जा में क्या आ जाएगी बच्चों, जब इनसे ऊर्जा ले ली तो इनकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब ऊष्मा में कमी आएगी, गर्मपन में कमी आएगी तो हमें कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। यही तो होता है कि समझने की कोशिश करना कि मान लें इसके पास कोई, एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, कि मानते हैं कि इसके पास ऊष्मा की मात्रा 10 थी, ठीक है। ये जो अणु थे, ये छोटे छोटे एसीटोन के अणु थे, इन्होंने इससे बोला कि यार मेरे को थोड़ी थोड़ी ऊष्मा दे, मैं वाष्पीकृत हो जाऊंगा। तो इसने क्या किया, अपनी ऊर्जा इसे दे दी और इसने अपनी 5 ऊर्जा उसे दे दी। तो अब इसके पास कितना रह गया, 5। तो ऊष्मा में क्या आई है, कमी आई है। और जब ऊष्मा में कमी आती है तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, हमें शीतलता महसूस होती है। और इसी के कारण जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता महसूस होती है। तो ये कुछ चीजें थी आपके सामने कि शीतलता क्यों महसूस होती है। समझ सकते हो कि अपने से पहले वाले जो कण होंगे उनके साथ जब ये, उनसे ऊष्मा ले ली जाती है और वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो जब वाष्पीकृत हो जाते हैं तो इसी वजह से हमें क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो इस चैप्टर में कुछ इतना ही था। इसके अलावा 2 बातें और हैं इसमें जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या है इसके अंदर। एक तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ताप होता है, ध्यान से देखना जी, ताप होता है तो ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। बताया था मैंने कि केल्विन को किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। इसी तरीके से जो दाब होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है बच्चों, पास्कल होता है। कितना क्या होता है, पास्कल होता है। अगर इसके मान की बात करता हूं तो एक एटीएम का जो मान होता है वो लगभग 1.01 × 10⁵ पास्कल के आसपास होता है, लगभग इतना मान होता है। आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि जो दाब है, इस दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। जैसे ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, केल्विन होता है। एक तो बातें ये याद रखनी है। इसके अलावा 2 बातें और याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है वो बताता हूँ आपको। देखिए हमने अब तक इसमें क्या क्या पढ़ा है, हमने अब तक पढ़ा है कि जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं हमने पढ़ ली थी। लेकिन देखिए पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, 2 अवस्थाएं और होती हैं। एक जिसे कहते हैं प्लाज्मा, क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा। और एक होता है जिसे कहते हैं बीईसी या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
क्या कहते हैं बच्चों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा। यानी आपके सामने अब तक कितनी अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाएं थी, लेकिन अब आपको कितनी और अवस्थाएं याद रखनी पड़ेंगी, 2 अवस्थाएं और याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, एक तो हो गया आपके सामने प्लाज्मा और एक है आपके सामने बीईसी, दोनों अवस्थाएं हैं। तो इनके बारे में कुछ आपको पॉइंट बताता हूं अच्छे अच्छे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। किस तरीके से देखना है वो देखते हैं। देखिए जो प्लाज्मा होता है ना, जो अगर इस प्लाज्मा की बात करता हूं, जो इसके कण होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यानी इनकी जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है, अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। अब इनको देखने के लिए क्या होता है, 2 एग्जांपल यहां लिख रहा हूं। एक तो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, और एक होता है आपका नियॉन बल्ब। अब इनसे कैसे समझेंगे कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, ध्यान से समझना, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, इसके अंदर एक गैस पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हीलियम गैस। कौन सी गैस, हीलियम गैस। तथा जो नियॉन ट्यूब है, नियॉन बल्ब है, इसके अंदर जो गैस होती है उसे हम कौन सी गैस कहते हैं, नियॉन गैस, ठीक है। प्लाज्मा को देख रहे हैं कि इनके जो अणु होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इनकी ऊर्जा भी क्या होती है, अत्यधिक होती है। इनके अंदर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो एक तो होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा एक होता है नियॉन बल्ब। तो इनकी इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होता है वो होती है हीलियम गैस तथा इसके अंदर होती है नियॉन गैस। अब होता क्या है कि जब इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, समझना इसे ध्यान से, कि जब भी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये क्या हो जाते हैं, विद्युत धारा के कारण ये कैसे दिखते हैं, चमकीले दिखते हैं, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो जाती है जिससे कि ये कैसी दिखती हैं, चमकीले दिखते हैं, इनसे प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है। तो इसी को हमने क्या नाम दिया, प्लाज्मा दिया, क्योंकि प्लाज्मा अवस्था इसके अंदर बन जाती है। जो आपके तारे हैं, जो भी आपके तारे हैं, स्टार जिनको कहते हैं, कि तारे या सूर्य, इनके अंदर भी क्या होता है बच्चों, इनमें भी प्लाज्मा का निर्माण होता है और इस प्लाज्मा के कारण ही ये अत्यधिक चमकीले दिखाई देते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसी अवस्था है ये एक ऐसी अवस्था है जिसके जो कण हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इनके अंदर ऊर्जा अत्यधिक पाई जाती है। इसके अंदर फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब ये इसके उदाहरण हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है बच्चों, हीलियम गैस होती है, और नियॉन बल्ब में कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है। इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये चमकीले दिखाई देते हैं क्योंकि वहां पर तापमान में वृद्धि हो जाती है जिससे कि ये चमक जाते हैं, बहुत तेज चमकते हैं दोनों। और आपके जो तारे हैं या सूर्य हैं जिनमें भी प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो जो तारे हैं जो चमक रहे हैं उसमें भी क्या होता है, तापमान अधिक है तो जो कण हैं वो प्लाज्मा का निर्माण कर लेते हैं तथा चमकीले दिखाई देते हैं। तो आपको ये प्लाज्मा समझ में आ गया। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बीईसी। क्या है बच्चों, बीईसी। अगली अवस्था जो है बीईसी, जिसे हमने क्या नाम दिया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ये 5वीं अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये, 5वीं। हुआ क्या था कि इसके अंदर 2 वैज्ञानिक हुए, कौन कौन से, एक तो है सत्येंद्र नाथ बोस और एक वैज्ञानिक हुए आपके अल्बर्ट आइंस्टीन।
इन दोनों ने क्या हुआ, सबसे पहले तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके बारे में एक भविष्यवाणी की कि ऐसा कोई हो सकता है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन दोनों ने मिलकर इसकी एक भविष्यवाणी की कि एक पांचवी अवस्था ऐसी पाई जाएगी, मतलब ऐसी एक अवस्था भी हो सकती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सामान्य, ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है कि कैसे है ये कि सामान्य जो अवस्था में गैस है, जो सामान्य गैस होती है उस गैस को, जो सामान्य गैस होती है उस गैस के, सामान्य गैस के 1,00,000वें भाग, सामान्य गैस के 1,00,000वें भाग वाली घनत्व की गैस को अत्यधिक कम ताप पर ठंडा करने पर, देखिए जो सामान्य गैस है हमारे आसपास, जो सामान्य गैस है उस गैस से भी 1,00,000वें भाग कम घनत्व वाली गैस, 1,00,000वें भाग कम घनत्व वाली गैस को अत्यधिक तापमान पर, अत्यधिक निम्न तापमान पर, अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा करने पर क्या बनती है, BEC। क्या बनती है बच्चों, BEC बनती है कि जो सामान्य गैस है उससे भी बहुत कम घनत्व वाली गैस को अगर बहुत कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो क्या बनती है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनती है। ऐसा बताया किसने शुरू में, इन दोनों ने, सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक पांचवी ये अवस्था बताई थी। इस पांचवी अवस्था के लिए 3 वैज्ञानिक हुए, इनको इधर लिख देता हूं मैं, इसे हटा देता हूं। जो ये 3 वैज्ञानिक हुए कौन कौन, एक था कार्नेल, कौन था बच्चों, कार्नेल, एक थे कैटरले तथा एक थे वेमेन। कौन हुए, 3 वैज्ञानिक, कार्नेल, कैटरले तथा वेमेन। इन तीनों को 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस चीज के लिए किया गया था, BEC के बारे में खोज करने के लिए इन्हें कार्नेल, कैटरले तथा वेमेन, ये 3 वैज्ञानिक हुए जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो बच्चों हमने जो ये पहला चैप्टर है इसके अंदर पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा, उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। तो ये सब हमने इस वाले चैप्टर में देख लिया है। इसके बाद में जो ये चैप्टर है ये यहीं ख़त्म होता है। इसके जो भी क्वेश्चन है वो आप सभी आराम से पहले इस चैप्टर को पढ़ें, पूरा वीडियोस पूरी देख लिया आपने, तो एक बार आप बुक उठाकर इस पूरे चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद में इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे के जो चैप्टर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।